अब शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले बड़ी खबर आपको दिल्ली से देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली के दौरे का दूसरा दिन है आज और आज राष्ट्रपति से शिष्टाचार भेंट करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, शिष्टाचार भेंट करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम है। महाराष्ट्र के राज्यपाल, उत्तराखंड के बड़े नेता जो है भगत सिंह कोश्यारी, उनके साथ उन्होंने शिष्टाचार भेंट की थी। भगत सिंह कोश्यारी के शिष्य ही माने जाते हैं, राजनीतिक शिष्य माने जाते हैं पुष्कर सिंह धामी, और उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु से मुलाकात की, पुष्पगुच्छ दिया, उनके चरण स्पर्श किए। मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री धामी का ये पहला दिल्ली का दौरा है और आज 11:45 पर प्रधानमंत्री से मुलाकात उनकी होगी और 1 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे, जबकि 3 बजे गृहमंत्री अमित शाह से भी पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात होनी है। तो 5 बजे का वक्त रखा गया जब वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। वहीं 5:20 पर भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे से मुलाकात उनकी होनी है, जबकि शाम को 6 बजे ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से उनकी मुलाकात होनी है। तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री के साथ साथ कई केंद्रीय मिनिस्टर से, केंद्रीय मंत्रियों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बातचीत, उनकी चर्चा आज होने वाली है, मुलाकात होने वाली है और इस सिलसिला सुबह से शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद फिर राष्ट्रपति से मुलाकात, फिर गृह मंत्री से मुलाकात, फिर अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी उनको मुलाकात करनी है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली का दौरा। और अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और विस्तार से सिलसिलेवार वो आपको मुख्यमंत्री के कार्यक्रम बताएंगे और क्या क्या बातचीत में जो है मसले उठेंगे, क्या क्या चर्चाएं होंगी, आपको बताएंगे। तो अविनाश बताएं दर्शकों को। देखिए राजीव, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी का यह पहला दिल्ली दौरा है और आज सबसे पहले वो 11:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिष्टाचार भेंट करेंगे। इसके बाद अगर बात करें तो फिर 1 बजे राष्ट्रपति से शिष्टाचार भेंट करेंगे और 2:15 पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात करेंगे, जहाँ पे उत्तराखंड में जो स्मार्ट सिटीज की परियोजनाएं हैं इसको लेकर बातचीत होगी। इसके बाद अगर बात करें तो फिर उनकी जो मुलाकात होगी 3 बजे गृह मंत्री अमित शाह से होगी। यहाँ पर भी वो शिष्टाचार मुलाकात करेंगे, केंद्रीय आलाकमान का धन्यवाद देंगे उनके सीएम बनने को लेकर। इसके बाद अगर बात करें तो उनकी मुलाकात 5 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से होगी, जहां पे तमाम सारे जो मुद्दे हैं उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों, चाहे जिस तरीके से उत्तराखंड में सैन्य को लेकर तमाम सारी बातचीत रही है, मांग रही है, उसको लेकर वो मुलाकात करेंगे। इसके बाद अगर बात करें तो फिर उनकी मुलाकात 7 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से होगी, जहां पे उनकी मुलाकात उत्तराखंड में तमाम सारे अस्पताल को लेकर होगी, कोरोना तैयारियों को लेकर होगी कि किस तरीके से आगे चलना है। इसके बाद अगर बात करें तो 8 बजे उनकी अहम मुलाकात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ होगी, जहां पे वो पार्टी के तमाम सारे रणनीतियों को लेकर चर्चा करेंगे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का धन्यवाद भी देंगे अपने मुख्यमंत्री बनने को लेकर। और इसके साथ साथ जो आने वाले विधानसभा चुनाव है 2022 के, इसको लेकर भी अहम बातचीत होगी। तो मुख्यमंत्री का आज का ये जो दौरा है इसमें काफी व्यस्त कार्यक्रम है, एक के बाद एक पार्टी के आला कमान से मुलाकात है, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात है, जहां पे वो तमाम सारी विकास परियोजनाओं को लेकर बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री के इस दौरे की अहमियत इसी बात से समझी जा सकती है कि मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव एस संधू और इसके अलावा 4 अपर मुख्य सचिव लेवल के अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं, जो तमाम सारी परियोजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री के साथ ब्रीफिंग करेंगे और केंद्रीय मंत्रियों के साथ जब बातचीत होगी तो उत्तराखंड की जो तमाम सारी परियोजनाएं हैं उसको लेकर अपडेट देंगे और उत्तराखंड को क्या कुछ विकास के लिए चाहिए इसको लेकर वो अपनी मांग को रखेंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण दौरा है, जहां पे वो केंद्रीय आलाकमान का न सिर्फ धन्यवाद करेंगे उनको मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के, बल्कि तमाम सारे केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात करके उत्तराखंड की विकास परियोजनाओं की भी चर्चा करेंगे और आने वाले जो 2022 का चुनाव है उसके मद्देनजर तमाम सारे जो परियोजनाएं अधर पे लटकी है या जिनको पूरा किया जा सकता है उसको लेकर काफी महत्वपूर्ण मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया अविनाश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप मुख्यमंत्री के इस दौरे पर नजर बनाए रखें। तो ये बड़ी खबर दर्शकों को दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होनी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, उसके बाद राष्ट्रपति और फिर सिलसिला शुरू हो जाएगा केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का और शाम को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात होनी है। और अब बढ़ते हैं आगे। आज उत्तराखंड में विपक्षी दलों का हल्ला बोल है। आज कांग्रेस तो आम आदमी पार्टी भी विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। एक तरफ कांग्रेस घेरेगी तो दूसरी तरफ से आम आदमी पार्टी अलग अलग मसलों को लेकर आज विरोध प्रदर्शन करने वाली है। कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस का प्रोटेस्ट आज होने वाला है, जिसमें वो मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे। सुबह 11 बजे पार्टी मुख्यालय से मुख्यमंत्री आवास के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता कूच करेंगे।
और इसको लीड कौन करेंगे ये भी आप जान लीजिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, प्रभारी देवेंद्र यादव इसमें शामिल होने वाले हैं। 300 यूनिट फ्री बिजली की मांग को लेकर अब आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन और दूसरे मुद्दों को लेकर कांग्रेस एक बार फिर से सड़क पर उतरने जा रही है। तो आपको बता दें यह ऐलान किया गया है कि उत्तराखंड में 100 यूनिट तक बिजली फ्री होगी और उसके बाद 200 यूनिट तक 50% पैसा देना होगा। अभी ये प्रस्ताव है, फिर कैबिनेट में आएगा, फिर पास होगा, लेकिन उससे पहले अब आम आदमी पार्टी ये मांग कर रही है कि सिर्फ 100 यूनिट क्यों, 300 यूनिट इसे किया जाए। बहरहाल आज दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज प्रोटेस्ट करने वाली हैं और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ रवि खेमतुरा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रवि, कितने बजे से दोनों ही पार्टी प्रोटेस्ट करने वाली हैं? दोनों की रणनीति क्या रहेगी, कैसे कैसे घेरेंगे और मसले क्या रहेंगे बताइए। राजीव, देखिए, आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही विपक्षी दल के तौर पर आज मुख्यमंत्री आवास घेराव करने जा रहे हैं और ऐसे में 11 बजे का दोनों पार्टियों का समय है। कांग्रेस की अगर बात करें तो 11 बजे वो कांग्रेस मुख्यालय से तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास कूच के लिए निकलेंगे। इसमें बड़ी बात यह भी है कि जो प्रदेश प्रभारी हैं कांग्रेस के देवेंद्र यादव, वो भी इस कूच में शामिल होंगे और सरकार के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और इसके साथ ही जो कुंभ मेले में कोरोना टेस्टिंग को लेकर घोटाले की मांग को जांच कराने की जो मांग उठी थी उसको लेकर मुख्यमंत्री आवास कूच होगा। इसके साथ ही आपने प्रदेश में देखा कि कुछ ही दिन पहले ऊर्जा मंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया है कि 100 यूनिट तक बिजली फ्री और 200 यूनिट तक 50% की दर जो है उपभोक्ता को देनी होगी। ऐसे में आम आदमी पार्टी अब 300 यूनिट की बात कर रही है और इसको सिर्फ बीजेपी सरकार का इस ऐलान को एक जुमला करार दिया है। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर आम आदमी पार्टी के भी तमाम कार्यकर्ता आज देहरादून में जुटेंगे और वो भी मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री आज यहाँ नहीं है तो एक तरीके से एक विरोध प्रदर्शन रहेगा। पुलिस की पूरी तैयारियां हैं कि किस तरीके से, क्योंकि जनसंख्या काफ़ी होगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता यहाँ पर जुटने जा रहे हैं, तो ऐसे में बैरिकेडिंग लगाकर पहले ही उनको रोकने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जाएगी। तो आज के बड़ा आंदोलन कांग्रेस की हुंकार है लगातार। इससे पहले हमने 7 तारीख को देखा कि जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के पुतला दहन का कार्यक्रम किया और आज उसी कड़ी में मुख्यमंत्री आवास कूच करने कांग्रेस जा रही है। तो इसमें प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में आज ये आवास कूच किया जाएगा, लेकिन इसमें प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे और तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश से आज देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में जुटेंगे। आम आदमी पार्टी ने भी तमाम जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं उनको देहरादून में एक बड़ी संख्या में जुटने के लिए कहा है और ऐसे में 11 बजे ये दोनों ही पार्टियां एक बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रही हैं। मुख्यमंत्री आवास कूच के लिए निकलेंगे, तमाम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री आवास कूच के लिए निकलेंगे। जी राजीव, बहुत शुक्रिया रवि आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में है नहीं, वो दिल्ली में है, लेकिन विपक्षी पार्टियां प्रोटेस्ट करने वाले हैं, सीएम आवास कूच करने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि कैसे उनको रोका जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। हरक सिंह रावत के 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली वाले बयान पर आम आदमी पार्टी ने अब प्रोटेस्ट शुरू करने की तैयारियां कर ली हैं और मुख्यमंत्री आवास से आम आदमी पार्टी कूच करेगी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि राज्य सरकार प्रदेश की जनता को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त तो सिर्फ चुनावी शगुफा है। देखिए, हमारी हमेशा से इस प्रदेश की जनता को 300 यूनिट देने के लिए संघर्ष रहा है। सरकार को हमने कई बार कहा है, उसके लिए हम चरणबद्ध तरीके से आंदोलन भी कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए 100 यूनिट फ्री बिजली का एक जुमला दिया और भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस 100 यूनिट फ्री बिजली के जुमले के खिलाफ कल सुबह अपने कार्यकर्ताओं के साथ सीएम आवास कूच कर रहे हैं। 2022 के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी और इसी कड़ी में आप नेता अजय कोठियाल काशीपुर पहुंचे और उत्तराखंड में 100 यूनिट मुफ्त बिजली की सरकार की घोषणा पर कोठियाल ने कहा कि उत्तराखंड सरकार दिल्ली सरकार से सीख ले रही है। भारत माता की जय। ये तो सबको पता है कि पहले वो कहते थे फ्री बिजली फ्री पानी ये क्या चीज़ है, पर चलो मतलब अगर केजरीवाल सरकार से, दिल्ली सरकार से, दिल्ली की बीजेपी सरकार सीख रही है कि कैसे गवर्नेंस होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से एक तो मुख्यमंत्री बदली नहीं होंगे और अगर वो लेके आ पाएंगे यहाँ बिजली तो बहुत अच्छा है। हम तो कहते हैं उत्तराखंड का ना निर्माण होना चाहिए। यहाँ उत्तराखंड में प्लान बनाए हैं, वो गवर्नमेंट ऑर्डर बनाए हैं कि बिजली के ना रेट बढ़ने चाहिए। उन्हीं अधिकारियों को बोला जा रहा है तुम तरीका ढूंढो कि बिजली फ्री कर दो, तो मतलब कोई लॉजिक बनता नहीं है उस चीज़ में। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने कुछ रोज पहले ही उत्तराखंड में 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया था और इस पर कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय का भी बयान है। किशोर उपाध्याय ने कहा कि सरकार को सिर्फ बिजली ही क्यों, स्वास्थ्य, पानी और शिक्षा को भी मुफ्त कर देना चाहिए।
तो आम आदमी पार्टी अपने तरीके से इस मसले पर सरकार को घेर रही है, तो किशोर उपाध्याय ने भी निशाना साधा। तो 100 यूनिट तक उत्तराखंड में मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया गया और इस पर कांग्रेस के नेता किशोर उपाध्याय ने जो कहा है आपको सुनना। जो लगभग 850 पद अब भी फॉरेस्ट गार्ड के खाली रहेंगे। हमने ये देखते हुए निर्णय लिया है कि बहुत प्रस्ताव अगले 2-3 दिन के अंदर अगले मंगलवार तक ऑफ के माध्यम से प्रस्ताव गवर्नमेंट को आ जाएगा कि हम नियमावली में परिवर्तन करने का जो फॉरेस्ट गार्ड के भर्ती की नियमावली है उसमें। और उत्तराखंड में ओपनल कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है और ओपनल कर्मचारियों के वेतन में 25% का इजाफा हो सकता है। 25% ओपनल कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है और कैबिनेट की सब कमेटी की बैठक में वेतन बढ़ाने का फैसला लिया गया है और अब कैबिनेट के सामने प्रस्ताव रखा जाएगा। कैबिनेट के सामने सब कमेटी इस प्रस्ताव को पेश करेगी, उसके बाद कैबिनेट की मोहर लगती है या फिर नहीं, ये बात की बात है। लेकिन ये प्रस्ताव रखा गया है और ओपनल कर्मचारियों को ये बड़ी खुशखबरी हो सकता है, जल्द ही कैबिनेट की बैठक में मिल जाए। ओपनल कर्मचारियों के वेतन में 25% बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है और सब कमेटी इस मामले में बैठी। सब कमेटी ने वेतन बढ़ाने का फैसला लिया है और अब कैबिनेट के समक्ष प्रस्ताव रखा जाएगा। मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल तो हो गया है, मगर इस पर सियासत भी होने लगी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर उत्तराखंड में डिमोशन का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी इन आरोपों को निराधार बता रही है। नैनीताल सीट से सांसद अजय भट्ट को मोदी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री का दर्जा तो मिल गया, मगर सियासी गलियारों में अब इस पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड इससे कहीं ज्यादा का हकदार था। ये जो है उत्तराखंड को मैं समझता हूँ लज्जित करने वाली बात है कि जब आप पहले केंद्रीय मंत्री आपने वहाँ बना रखे थे कैबिनेट मंत्री, और उसके बाद अगर आप उत्तराखंड को 57 का प्रचंड बहुमत और 5 लोकसभा देने के बाद राज्य मंत्री पर ले आएंगे, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये उत्तराखंड को बेइज्जत करने वाली बात है। और जितना भी प्रतिनिधित्व अभी तक मिला है वो विशेष क्षेत्र को मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्र में मंत्री अजय भट्ट दोनों कुमाऊं से थे, जबकि शिक्षा मंत्री रहे रमेश पोखरियाल निशंक गढ़वाल से थे। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र में उत्तराखंड को कमजोर किया जा रहा है, हालांकि भाजपा इसे खारिज कर रही है। एक तरफ सारा भार एक तरफ रख दिया है तो दूसरी तरफ एकदम बिल्कुल हल्का कर दिया, तो कहीं ना कहीं इसका एहसास तो वहाँ के लोगों को होगा ही होगा। और इस समय मैं समझता हूँ कि आपको अगर बनाना था तो कैबिनेट मंत्री रहने देते, एक राज्य मंत्री और बना देते, क्या दिक्कत थी उसमें। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिला सा कि मंडल सा सोच नहीं रखती। मुझे लगता है कि जो भी आगे के निर्णय लिए जाएंगे वो निर्णय हमें सभी चीज़ों का समावेश होगा और इस तरह की कोई बात किसी के मन में नहीं है। विपक्ष में बैठी कांग्रेस भाजपा से ये सवाल पूछ रही है कि पूर्ण बहुमत मिलने पर भी पहाड़ पर विकास की गंगा कब बहेगी। बात ये नहीं है कि किसको दिया किसको नहीं दिया, बात ये है कि इस प्रदेश के लिए आप क्या करने जा रहे हैं। आपने इन 4.5 वर्षों में जो है उत्तराखंड राज्य के अंदर राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का काम किया और इसको प्रयोगशाला के रूप में आपने विकसित करने का काम किया है। तो बताएं ना, जो वादे किए थे उसका क्या होगा। मुख्यमंत्री यहाँ का हो वहाँ का हो, यहाँ के भी तो 2 मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या कर दिया गढ़वाल के। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में तमाम पार्टियां गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्रीय कॉम्बिनेशन के साथ साथ जातीय कॉम्बिनेशन को भी साधने की कोशिश करेंगी। मगर कहा जा रहा है कि इस बार भाजपा ने कुमाऊं पर ज्यादा फोकस किया है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। राज्य में पर्यटक स्थलों पर बढ़ रही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस सख्ती दिखा रहे हैं। डीआईजी नीलेश भारणे ने बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों से यह अपील की है कि कोरोना महामारी के चलते टूरिस्ट सीमित संख्या के साथ गाइडलाइंस को फॉलो करें। साथ ही राज्य के सभी जिला एसएसपी, एसपी
आदेशित उनको किया गया है कि अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को आरटीपीसीआर और रजिस्ट्रेशन बॉर्डर पर ही उनका चेक कर लिया जाए और पर्यटक स्थलों में भीड़ की स्थिति को देखते हुए रूट डाइवर्ट भी किया जाएगा। आपको बताते चलें कि उत्तराखंड में बड़ी संख्या में अन्य राज्यों से पर्यटक पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड पुलिस अब सख्ती करने जा रही है। कैंपटी फॉल, मसूरी, धनौल्टी, दूसरे जो पर्यटक क्षेत्र हैं, पैर रखने तक की जगह नहीं है। हरिद्वार में भी हर की पैड़ी पर और दूसरे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, जहां कोविड नियमों का उल्लंघन हो रहा है और डर इस बात का है कि फिर से कोरोना प्रचंड रूप न अख्तियार कर ले। महानिदेशक द्वारा जो है संज्ञान लिया गया है। केएमटी की जो वीडियो आई थी आज उसमें वीसी की गई पुलिस महानिदेशक द्वारा और सभी के साथ जो है नैनीताल, टिहरी, हरिद्वार जहां जो मुख्य पर्यटक स्थल है उनके जो एसएसपी है उनको निर्देशित किया गया है कि जो वीकेंड आ रहा है तो आज से ही जो है वो तैयारी में रहे, अपने बॉर्डर्स जो चेक पोस्ट है वहां पर जो है अपनी डिप्लॉयमेंट रखे और जो कोविड की गाइडलाइंस और जो निर्देश आए हुए हैं कि जो आने वाले हर आदमी का जो है आरटीपीसीआर चेक किया जाए और उसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे हुआ कि नहीं वो चेक किया जाए और तत्पश्चात ही जो है गाड़ियों को आने दिया जाए। तो जितनी कोरोना का खौफ कम होते ही धर्मनगरी हरिद्वार में सैलानियों की भीड़ नजर आ रही है। हर की पैड़ी पर स्नान के लिए कई राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं। सैलानियों की बढ़ती संख्या से व्यापारियों को फिर से अपने व्यापार बढ़ने की आस जगी है और व्यापारियों का कहना है कि पिछले 2 साल से उनका व्यापार चौपट है। हालांकि सवाल ये भी है कि जिस तरह कोविड के डेल्टा वेरिएंट का खतरा बढ़ रहा है, उसे देखते हुए इस तरह से छूट देना आने वाले समय में मुसीबत को बढ़ा सकता है। तब पिथौरागढ़ में 200 करोड़ का ठगी का मामला सामने आया है और ठगी का एक आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। शेयर बाजार गैस एजेंसी में मुनाफे के नाम पर ठगी की गई थी। 200 करोड़ की ठगी का मामला, पिथौरागढ़ में 200 करोड़ की ठगी का मामला और इसी मामले में गिरफ्तारी हुई है एक आरोपी की। शेयर बाजार गैस एजेंसी में मुनाफे के नाम पर इसने लोगों को ठगा था। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने हरिद्वार में आला अधिकारियों के साथ बैठक की, समीक्षा बैठक थी, जिसमें नई योजनाओं और किसानों की आय बढ़ाने पर चर्चा हुई। इस बैठक में बागवानी विकास की नई योजना के अलावा बाकी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए बातचीत हुई। पहाड़ पर मौसम बदल गया है और कई जगहों पर बारिश से मानो खुशहाली आई है। उत्तरकाशी और कर्णप्रयाग में बारिश की वजह से लोगों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि उत्तरकाशी में जहां काश्तकारों को बारिश का इंतजार था तो कर्णप्रयाग समेत कई इलाकों में लोग गर्मी से परेशान थे। वहीं आज और कल के दिन देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। नैनीताल से एक वीडियो सामने है जो आपको भी हैरत में डालेगा। दरअसल कुछ युवक एक बीमार भैंस को अपने कंधों पर लेकर जाते दिख रहे हैं और जो सबसे ज्यादा हैरान करती है बात कि यहां पर समस्या सड़क की है जो सालों से बनी हुई है, लेकिन इस समस्या का निदान नहीं हो पा रहा। सड़क ही नहीं बना पाए यहां पर नेता। भेवा गांव में बीमार भैंस को डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं ये युवा। आप देखिए, ये जोखिम भरा रास्ता है और कांधों पर भारी भरकम भैंस, किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है, किसी का पैर फिसल सकता है और एक बड़ा हादसा पेश आ सकता है। पथरीले रास्ते हैं, सड़क है नहीं और सड़क तक पहुंचने के लिए एक दुर्गम रास्ता है, एक बड़ा मुश्किल रास्ता है। रुद्रपुर में डेल्टा प्लस के मरीज को लेकर राहत भरी खबर है, क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट संक्रमित छात्र के संपर्क में आए 40 लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने उधम सिंह नगर के दिनेशपुर और कदरपुर में दोनों कंटेनमेंट जोन को खोल दिया है। कर्णप्रयाग के राजकीय इंटर कॉलेज का अटल उत्कृष्ट विद्यालय के तहत शुभारंभ हुआ है और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने नैनीताल जिले के कालाढूंगी से वर्चुअल मीडियम से इसकी शुरुआत की और इस मौके पर सिमली विद्यालय में हरेला पर्व के तहत पौधारोपण का कार्यक्रम भी किया गया।